अस्सलाम वालेकुम और चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे साथ ज्वाइन किया है हमें रियर एडमिरल सईद फैसल शाह, दिफाई उमूर के तज्ज़ियाकार हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर उनकी बड़ी मजबूत नज़र है और गहरी नज़र है, मजबूत गिरफ्त है। तो हमने सोचा कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस का कल एक इजलास हुआ, उसके बाद पाकिस्तान, ईरान और खित्ते में मशरक़ वस्ता में इसके ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो हम अपने दिफाई उमूर के जो तजज़ियाकार हैं उनको सबसे पहले व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे आप व्लॉग में लेने का अपने। सर ऑलवेज वेलकम। और सर आज इसलिए आपको जहमत दी हमने अपने व्लॉग में कि हमारे जो बहुत से नाजरीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि पीस बोर्ड का मतलब क्या था, मकसद क्या था। वैसे तो कल उनको थोड़ा सा मैंने बताया है आसान लफ्ज़ों में। और दूसरा, गज़ा के बाद क्या ईरान नेक्स्ट है? इसका सबसे पहले आप जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ईरान और गजा में जरा फर्क है। और जी। ईरान तो जाहिर बात है एक बड़ी डिफरेंट कंट्री है। रीजन में तमाम मुल्कों से मुख्तलिफ है, उसके बहुत सारे पहलू हैं उसको देखने के। गजा एक मुख्तलिफ मामला है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और उसमें आपको पता है कि मतलब एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो कि चल रही है गासिब के खिलाफ। कत्ल गारत हुआ है पिछले 1.5-2 साल में। और उसको पूरी दुनिया ने कंडेम भी किया है। कुछ लोग इसराइल के साथ भी मिले रहे हैं। तो एक डिफरेंट बिल्कुल सिनेरियो है। और ईरान जो है वो गजा और फलस्तीन के लिए अपने प्रॉक्सीज के थ्रू या डायरेक्टली भी आप देखें कि इसराइल के साथ उसकी लड़ाई हुई है इस गजा वॉर में। तो ईरान उसके लिए कोशिश करता रहा है, आवाज भी उठाता रहा है और मिलिटरीली कोशिश भी करता रहा है। वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने इसराइल को मिलिटरीली चैलेंज किया है। और ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि उसके साथ बाकायदा 12 रोज की पिछले जून में जंग भी लड़ी है। और ना सिर्फ जंग लड़ी है बल्कि खातिर खा नुकसान भी पहुंचाया है इसराइल को। और जिसकी वजह से फिर अमेरिका को बीच में आना पड़ा और फिर एक सीज फायर भी। जी, बिल्कुल ठीक ये है। कहना कि गजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बोर्ड ऑफ पीस के बाद इसमें कुछ कमी आ जाएगी। नियत तो यही है कि इसमें एक लास्टिंग पीस लेकर आया जाए। इसमें गजा की रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाए। इसमें लोगों को कायल किया जाए कि वो पैसे डोनेट करें। फिर फर्दर इसमें आगे जाके इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का भी एक प्लान है जो कि इंस्टीट्यूट की जाए। लेकिन उसके बारे में जारी बात है कि अभी बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जिन पे काम होना बाकी है। बिल्कुल तो ठीक है। एक 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 इस लिहाज से तो ये कदम अच्छा है कि जो कत्लो गारत और जो नस्ल कुशी इसराइल कर रहा था गजा में, उसको रोकने का एक अमल तो सामने आया, एक कदम तो लिया है दुनिया जी। ने। अब इसके पहलू कि जी ये यूएन से मुतासादिम है, एक पैरेलल सिस्टम है, या इसमें सोशो पॉलिटिकल गिरफ्त मजबूत करने की बात हो रही है, इसमें कोई फाइनेंशियल गिरफ्त मजबूत करने की बात हो रही है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन कम से कम मैं ये अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि एक कदम सामने आया है जिसमें कम से कम वो जो जेनोसाइड था, नस्ल कुशी थी, जी, उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल जहां ठीक तक है। ईरान का ताल्लुक है, देखिए ईरान एक 5,000 साल पुरानी कदीम तहजीब है। एक हिस्ट्री है इस इलाके में रूल जी। करने की, एक फख्र है ईरानियों में अपने उस हिस्ट्री पे, अपने पर्शियन रेस के होने पे। और फिर ईरान की ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ में सबसे अच्छी ज्योग्राफी ईरान की है, जहाँ पे उसको शायद मिनट्स लगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने में। जी। ईरान की जो लैंड ज्योग्राफी है वो इतनी बड़ी है कि वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड अगर उसकी बात की जाती है तो वो किसी भी आर्मी को कंज्यूम कर सकती है। ओके। तो ईरान एक एक बड़ा डिफरेंट मुल्क है। हर लिहाज से पॉलिटिकल वैल्यू है उसकी, एक इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी। गैस के दूसरे बड़े जखायर उसके पास हैं। तेल के चौथा बड़ा जखीरा उसके पास है। उसके अलावा आप देखें कि कितने अरसे से उन पे सैंक्शंस लगी हुई है, लेकिन वो
सस्टेन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी है, मेहनती लोग हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी बड़ी उनकी खातिर ख्वाह है। तो इस लिहाज से अगर आप ईरान को देखें तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। अगर जहां तक रिजीम चेंज की बात की जाती है, और ये ख्याल किया जाता है कि जिस तरह से मदूरो के साथ हुआ, जिस तरह से सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, गद्दाफी के साथ हुआ, Yeah. उसामा बिन लादेन के साथ हुआ, तो इस तरह का कोई अमल अमेरिका शायद ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके साथ भी करने के काबिल है। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल अमल है, सर, ये मैं मेरा आपको यही बता सकता हूँ। क्वेश्चन आपसे था जो मैंने नेक्स्ट पूछना था, इसी को थोड़ा सा क्लब इन कर लेते हैं मेरे क्वेश्चन के साथ, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सर्व्ड इन ईरान एज मिलिट्री अटैचे। तो जितना ईरान के बारे में आप अच्छा कमेंट कर सकते हैं या एनालिसिस दे सकते हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद तजज़ियाकार हैं शायद वो इससे कम नॉलेज रखते हों। तो मेरा जो सवाल है वो आपका ये जो जवाब में अभी आपने एक चीज़ मज़ीद बताई, उसमें मेरा जो सवाल था वो ये था कि किस तरह से ईरान को अमेरिका अब देख रहा है, कि कैसे रजीम चेंज का कोई उनका इरादा है। अगर रजीम चेंज उन्होंने करना है तो क्या जो ईरान में अभी क़यादत है, क्या वो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, या फिर जो लोगों का जो सपोर्ट है, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो सर्व कर सके मज़ीद, या फिर इसको चेंज किया जाएगा? और अगर चेंज करने का अमेरिका का कोई ऐसा इरादा है तो क्या तरीकाकार होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 से 4 कदगन हैं अमेरिका के ऊपर, लिमिटेशंस हैं ये काम करने में। अ, पहली चीज तो ये है कि जो ईरान की इस वक्त रजीम है, ये जो 1979 के रेवोल्यूशन के बाद आई है, एक विलायत फकी का कॉन्सेप्ट है, जी। उसके तहत ये रजीम काम कर रही है। और इसको मतलब बाय कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेसी भी है। हम्म। और ये रिजीम इतनी इम्बेडेड है उनके सिस्टम में कि अगर मैं एक मवाजना क्रिएट करूं पाकिस्तानी सिस्टम के साथ, तो तकरीबन यूसी लेवल तक ये हम्म। रिजीम बड़े स्ट्रक्चर्ड अंदाज में नीचे तक गई हुई है। फिर इस रिजीम के बहुत सारे बेनिफिशियरी भी हैं ओके। इस तमाम स्ट्रक्चर के। देखिए, पहले कौन बेनिफिशियरी, है बेनिफिशियरी, कौन हो सकता है? और क्या जी, वो उनको तैयार कर बेनिफिशियरी, लिया गया है कि अगली क्यादत संभालने के लिए? बेनिफिशियरी वो लोग हैं जो इस सिस्टम में काम करते हैं सारे। ओके। ठीक है, ऊपर से नीचे तक पहले तो वो बेनिफिशियरी। दूसरे, इसमें 20 मिलियन के करीब बसीज हैं। ये वो वॉलंटियर्स हैं जो अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं और गवर्नमेंट को किसी भी गैर मामूली शख्स या गैर मामूली कोई भी हरकत हो, कोई एक्टिविटी हो, उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो एक तरह का सिक्योरिटी सेटअप है, वॉलंटियर सिक्योरिटी सेटअप। तीसरा, इसमें शोहदा की फैमिलीज हैं, जो ईरान इराक के शोहदा हैं या उसके बाद भी जो शहीद हुए हैं, उनकी तमाम फैमिलीज भी इस सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड, और उनको बड़े पर्क्स और प्रिविलेज दिए जाते हैं। वो बड़ी प्रिविलेज लॉट है, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है ईरान। तो ये तकरीबन 90 मिलियन की आबादी में मैं समझता हूँ कि तकरीबन 30-40 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली लिंक हैं इस सिस्टम से, जो नहीं कभी चाहेंगे कि ये सिस्टम खराब हो, तबाह हो या चला जाए या रिप्लेस कर दिया जाए। फिर इस सिस्टम का कोई रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं। जय। आप जब इस सिस्टम को रिप्लेस करने का सोचें तो आपको एक नया सिस्टम लाने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने बताया ना, ये सिस्टम बिल्कुल नीचे तक गया हुआ है, जी जी। रूट्स तक गया हुआ है सोसाइटी। फिर सुप्रीम लीडर की अगर आप बात करते हैं, वो सुप्रीम लीडर जो होते हैं वो कोई एक बंदा नहीं है। जैसे बाकी मैंने मिसालें दी थी, कजाफी की, सद्दाम हुसैन की, मदूरो की, वो एक बंदा नहीं है, वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। और सुप्रीम लीडर सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, बल्कि एक रिलीजियस एंटिटी भी है। और ठीक उनकी है। फॉलोइंग सिर्फ ईरान में ही नहीं, ईरान से बाहर भी है। तो ओके। उनके साथ कोई इस किस्म का सलूक करने का सोचना या करना, वो कोई अच्छा पैगाम नहीं लाएगा अमेरिका के लिए। बाकी ईरानियों में भी और ईरान के बाहर भी जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं सुप्रीम लीडर के, उनकी तरफ से। फिर तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊं, कि जो मैंने पहले जिक्र किया कि ईरान की ज्योग्राफी बड़ी यूनिक है। जी। पर्शियन गल्फ में आप देखें वो इतना डोमिनेंट है,
कि जी। वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जिससे 40% दुनिया का ऑयल ट्रेवल करता एग्जैक्टली। है, जिससे 80% दुनिया की ट्रेड वहां से ट्रांसपोर्ट होती है, रोजाना 22 मिलियन बैरल का ऑयल वहां से जाता है, उसको वो मिनटों में बंद कर सकते हैं। उनकी नेवी की इतनी ताकत है वहां पे। और बिल्कुल उसमें ठीक है। उनको खुद भी नुकसान होगा, ये नहीं है कि उनको नहीं होगा नुकसान, लेकिन बहुत सारे मुल्कों को उसमें नुकसान होगा, दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान होगा। आपको याद होगा कि जून की भी जो जंग हुई थी उसके आखिर में ईरान ने ये मैसेजिंग शुरू की थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का सोच रहे हैं। तो उसके बाद ही आप देखेंगे फौरन ही रिकंसिलिएशन एग्जैक्टली। और रेजोल्यूशन की तरफ चीजें जाना शुरू हो गई थी, और फिर 12 दिन में जंग बंद हो गई थी। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि कंस्ट्रेंट है अमेरिका के ऊपर। फिर गुड। सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ, ईरान अमेरिका की जरूरत है। हम्म। इसलिए कि देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से आता है। तकरीबन मैं पढ़ रहा था कि 3.5% उनके जीडीपी का उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कंट्रीब्यूट करता है। $2.79 ट्रिलियन उनको अपनी आर्म्स सेल से आते हैं। अब आप जरा पिछले 10-15 साल 20 साल उठा के देख लीजिए कि सबसे बड़े उनके जो एग्रीमेंट्स हैं ये वेपन सेल्स के, वो किस खत्ते में हुए और वो किसके खिलाफ उन्होंने दिए। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से अमेरिका का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस इस रीजन में है। बिल्कुल। तो वो अमेरिका कभी भी नहीं खोना चाहेगा। तो अमेरिका को ईरान की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में, जैसे कि बहुत सारी कयासराइयां हो रही हैं कि अब्राहम लिंकन पहुंच रहा है और जी। अमेरिका हमला जी। करने के लिए तैयारी कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये एक मैसेजिंग है ईरान को प्रेशर करने के लिए कि आप टेबल पर आए, बातचीत करें, और फिर एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें विन विन सिचुएशन हो दोनों की तरफ से। तो सर, तो व्हाट आप अबाउट अगर ये इसराइल? व्हाट अबाउट इसराइल? अगर अमेरिका को, जैसा भी आपने फरमाया कि ईरान की ज़रूरत है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे जो भी उनका गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है वो उसको वो डीरेल करे, तो फिर व्हाट अबाउट इसराइल? इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या वो उसको पीसफुली सॉल्व किया जा सकता है? और अमेरिका अगर इसको करना चाहे तो क्या अमेरिका के पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? देखिए, इसराइल का और ईरान का तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैलेस्टीन पर है बेसिकली। जी। तो और पैलेस्टीन पे अरब ममालिक, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, ये सब एक पेज पर हैं कि जी फ़लस्तीन को अगर अलग रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाता है तो फिर हम किसी हल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर उसकी तरफ कोई निशानदेही कर दी जाती है, यकीन दहानी करा दी जाती है, तो हो सकता है कि ईरान और इसराइल में वो दुश्मनी ना रहे जो पहले अभी तक चलती आई है, ओके। क्योंकि असल ऑलराइट। मसला फलस्तीन का है। दूसरी चीज ये है कि देखें, इसराइल तो चाहेगा कि अमेरिका ईरान को इस हाल में पहुंचा दे कि ईरान इसराइल के लिए कोई थ्रेट ना रहे। सबसे ज्यादा जो उसको थ्रेट है ईरान से, वो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का है। जी। जी। ईरान ने पहले जब JCPOA साइन किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो उसमें 3.67 तक एनरिचमेंट को ईरान ने एग्री कर लिया था, जबकि 20% तक उनको अलाउड है एज एनपीटी मेंबर। तो और जब अमेरिका ने JCPOA से रिट्रीव किया तो फिर ईरान ने अपनी एनरिचमेंट बढ़ा दी थी, 60% पे ले गया था। तो कैपेबिलिटी तो ईरान के पास है एनरिचमेंट ज्यादा करने की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ईरानी फिर एक दफा अपनी एनरिचमेंट जो कैपेबिलिटी है उसको कम करने पे तैयार हो जाएंगे। जी। और जी। अगर वो उसको कम करने पे तैयार हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बीच का रास्ता निकाला जा सकेगा अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ये बड़ी अच्छी, आपने कभी भी बड़ी नहीं। बड़ी पॉजिटिव आपने तो न्यूज़ दे दी कि ये एक ऑप्शन है। अगर अमेरिका, इसराइल और ईरान इसको ऑप्ट करते हैं तो फिर दरमियान में पीस का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ईरान, इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में ख़राब हो जाते हैं तो उसका जो बरह रास्त इफ़ेक्ट है वो इस रीजन के ऊपर आता है, और उसमें पाकिस्तान भी है। फिर पाकिस्तान के लोगों में ईरान के लिए जो सेंटिमेंट हैं या फिर इसराइल के अगेंस्ट जो
सेंटिमेंट हैं। और अभी जो गजा पे पीस बोर्ड भी बनाया तो उसमें बहुत सारे लोग एटलीस्ट ये मानने को तैयार हो गए हैं कि शायद इससे कोई अपॉर्चुनिटी निकले और गजा में पीस कायम किया जाए। लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई फ़लस्तीनी क़यादत नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जिसकी वजह से उस पीस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे सवालात तो खड़े हो गए हैं कि वो किस तरह से बाहर की जो ताकतें हैं वो आकर फ़लस्तीन में, गजा में पीस बहाल कर सकते हैं, जबकि अंदर का या फ़लस्तीन का कोई मेंबर उसमें शामिल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान का आपने बताया, ये एक बड़ी अच्छी आपने बात की। तो मुझे ये बताएं, अगर खुदा न खास्ता ये वाली जो थिंकिंग है ये फेल हो जाती है, कोई रास्ता नहीं निकलता, या ईरान जो है वो अमेरिका का कोई भी सल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर इसराइल नहीं करता, क्योंकि दोनों अफ्रीकन हैं, तो उसका पाकिस्तान के ऊपर और इस रीजन के ऊपर क्या असर आएगा उसका? देखिए, हमारे लिए दो तीन चीजें हैं इसमें। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा अमेरिका ईरान दोनों को, क्योंकि ईरान के अंदरूनी हालात भी जरा इकोनॉमी की वजह से ज्यादा खराब हैं। फिर जाहिर बात है कि बैरूनी तौर पे भी उसको जी। प्रेशर है। अमेरिका का मैंने आपको बता दिया कि उसको ईरान को बिल्कुल भी नहीं डुबोना है, बिल्कुल डुबोना भी नहीं है, और हम्म। बहुत ऊपर भी नहीं जाने देना है, बीच में रखना है ताकि वो उसके काम आ सके। पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे एक और फ्रंट खुल जाए और यहाँ पे टर्बुलेंस शुरू हो जाए, यहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाए, जो कि हमारे लिए भी जारी बात है कि बाईस तशवीश होगा। एक तो हमारे बिल्कुल बाजू में, हमारे बिल्कुल नेबरहुड में ये चीज चल रही होगी, फिर रेफ्यूजीज भी आ सकते हैं, फिर हमारा उनके बलूचिस्तान का भी एक किस्सा चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि उसमें कोई मजीद शोरिश आए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस किस्से से बिल्कुल अपने आप को अलग भी नहीं कर सकता, और एग्जैक्टली। ना पाकिस्तान को अलग करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी समझ बूझ है ईरान के बारे में और उस खत्ते के बारे में, वो जाहिर मेरा ख्याल है किसी और मुल्क की नहीं होगी। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, पाकिस्तान को चाहिए कि उनको यूज करके और उनको ये बताए कि जी यहाँ पे खत्ते की सिचुएशन कैसी है और क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए, जो कि काबिल अमल भी होगा और काबिल कबूल भी होगा। आपको याद होगा कि जब एक लंचन था जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल के लिए किया था, और जी उसमें जब जी। डिस्कशन हुई थी, बाद में फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दी थी कि मैंने फील्ड मार्शल से ईरान के बारे में बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी है। तो ये बेसिकली वही आगाही है जो हम हमें है ईरान के बारे में, जो हमने कन्वे की थी, और उसके बाद आपने देखा कि वो जो जून की वॉर थी उसमें कमी आ गई थी, उसको रेजोल्यूशन की तरफ ले गए थे, खत्म करने की तरफ ले गए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी पाकिस्तान को ये रोल अदा करना चाहिए। तीसरा जो चैलेंज पाकिस्तान को है वो ये है कि जो 25% एडिशनल टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है जी उन जी। मुल्कों पे जो कि ईरान के साथ तजारत करेंगे, तो हमारा क्योंकि बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और हमारे बॉर्डर एरिया और खासतौर पे जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे ईरान के साथ हमारी अच्छी खासी ट्रेड होती है और ईरानी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और अगर हम मतलब तकरीबन पाकिस्तान ईरान की जो ट्रेड है वो $3 बिलियन के लगभग है। जी तो अगर आप ईरान से ट्रेड रोक देते हैं तो फिर हमारे जो कोस्टल एरियाज और बॉर्डर एरियाज हैं उनमें मुश्किलात आ जाएंगी, खास जी। तौर पे फ्यूल पे। और अगर हम ट्रेड जारी रखते हैं तो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इस वक्त, तो हमें वहां पे भी जाहिर बात है कि 25% टैरिफ का डेंट पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन है जिसको पाकिस्तान ने बड़े एहतियात से हैंडल करना है और इसमें से निकलना है, और अपना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको परसू करना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने ईरान के ऊपर और ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका और इसराइल, इनके दरमियान में जो भी तनाज़ात चल रहे हैं या फिर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। और आपकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ईरान, जिसको लेकर अमेरिका भी बहुत संजीदा है और इसराइल भी संजीदा है, उस की ज़रूरत है अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान की भी ज़रूरत उसी तरह से मौजूद है इस वक्त जितनी ईरान की ज़रूरत मौजूद है। तो यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं वीलॉग को। और जो बड़ी अच्छी चीज़ें आपकी आज की गुफ्तगू से हमने अखज़ की वो ये है कि अफवाहों पर जो कि गर्दिश में हैं उनके ऊपर उस तरह से यकीन ना किया जाए, जैसे कि कहा जा रहा है कि पता नहीं ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, इसराइल आ जाएगा, उसको गजा बना देगा।
तो ऐसी कोई बात नहीं, ईरान की बहरहाल अपनी एक पॉलिटिकल या फिर उनकी जो भी खिलाफत वहाँ पे जो कायम है वो अभी तक मजबूत है। और जैसे सर ने फरमाया कि वहाँ पर अभी कोई रिजीम चेंज का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो काम कर सके, ना फिर अमेरिका का ये ख्याल है। और इसराइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकते हैं, बेहतर किए जा सकते हैं, और मुस्तकबिल शायद उसी की तरफ इशारा कर रहा है और उधर ही जा रहा है। यहाँ पर अरूज रजा सियामी को और सैयद फैसल शाह को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।